हेलो व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो उसमें कुछ की पॉइंट्स आ जाते हैं कि यानी जो भी हम इक्वेशन लेंगे उसके जो फार्मूलाज वगैरह होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यानी हमें करेक्ट रखना होता है। ठीक है, उसके बाद यानी जो एटम्स ऑफ रिएक्टेंट होते हैं वो बराबर होने चाहिए एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, और अगर एटम्स ऑफ रिएक्टेंट और एटम्स जो है इक्वल ना हो एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो हम क्या करते हैं, तो उसमें हम कोएफिशिएंट्स यूज़ करते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 यानी 4 5 अप टू यानी जैसे ये हो गए। ठीक है, यानी 6 7 यानी जो हमारा बेसिक जो मोटो होता है केमिकल इक्वेशन को इक्वल करने के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, यानी एटम्स ऑफ रिएक्टेंट को इक्वल करते हैं एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, तो जब एटम्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर ना हो एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कोएफिशिएंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे स्टेप 1 है कि यानी ईच साइड यानी प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड हम क्या करते हैं, यानी जो भी हमें हमारे पास जो यानी इक्वेशन में एटम्स मिले होते हैं उनके क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे हमें पहली इक्वेशन में क्या है, जिंक प्लस HCl मिला हुआ है रिएक्टेंट साइड। ठीक है, तो जिंक का हमारे पास जो है एक एटम है और हाइड्रोजन का भी एक एटम है और जो है क्लोरीन का भी एक एटम है। ठीक है, और अगर हम जो है प्रोडक्ट साइड देखें तो हमारे पास का है, जिंक का एक एटम है और जो है क्लोरीन के क्या है, 2 एटम है और हाइड्रोजन के भी 2 एटम है। तो जिंक के दोनों एटम जो है बराबर हैं और हाइड्रोजन के एटम जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर नहीं है और क्लोरीन के भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जब प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड बराबर ना हो तो हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यानी रिएक्टेंट साइड तो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे हमने रिएक्टेंट साइड में क्या किया है, HCl के सामने यानी कोएफिशिएंट 2 रखा है। ठीक है, जब जिंक जो है, जिंक के सामने हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की है तो जिंक का एक ही एटम है। ठीक है, अब हमने रिएक्टेंट साइड में जो है कोएफिशिएंट 2 यूज़ किया है HCl के सामने, तो अब जब 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हाइड्रोजन का एक एटम है, तो 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो है हाइड्रोजन के 2 एटम्स आ जाएंगे। ऐसे ही क्लोरीन का भी एक एटम मौजूद है, जब कोएफिशिएंट 2 क्लोरीन के एक एटम से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्लोरीन के भी कितने एटम आ जाएंगे, 2 एटम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट साइड देखें तो प्रोडक्ट साइड में हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की है, तो प्रोडक्ट साइड में जिंक के कितने एटम थे, एक एटम था और क्लोरीन के 2 एटम थे और हाइड्रोजन के भी 2 एटम थे। अब हम देखें कि यानी जो है जिंक, हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों साइड में सबके एटम जो है इक्वल हो गए हैं, तो अब हम कहेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो केमिकली बैलेंस हो गई। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, यानी एटम्स काउंट करेंगे, यानी इक्वेशन में जो भी हमारे पास एटम्स जो है वो हम काउंट करेंगे। जैसे हमारे पास इक्वेशन है H2 प्लस O2 जो है बराबर है H2O के। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं। और अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम है। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड दोनों इक्वल हैं, पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो यानी हमारे पास जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल नहीं है। तो हम स्टेप 2 में क्या करेंगे कि यानी प्रोडक्ट साइड में हम जो है कोएफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं 2। ठीक है, तो जब हम कोएफिशिएंट 2 यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट साइड चेंज हो जाएगा, बाकी रिएक्टेंट साइड तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के एटम्स 2 थे तो 2 ही रहेंगे, ऑक्सीजन के एटम भी 2 थे तो 2 ही रहेंगे। अब हमने जो है प्रोडक्ट साइड में क्या यूज़ किया है, कोएफिशिएंट 2 यूज़ किया है, तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड में H2 मौजूद था, उसके सामने हमने क्या किया, जो है कोएफिशिएंट 2 यूज़ किया। तो जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स पहले से मौजूद हैं तो जब कोएफिशिएंट 2 उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के एटम 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन का एक एटम मौजूद है और जब उसके साथ कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स भी 2 हो जाएंगे।
अब इस स्टेप में हाइड्रोजन के एटम जो है रिएक्टेंट साइड 2 है और ऑक्सीजन के भी 2 है, और प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो यानी अब भी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही, क्योंकि दोनों साइड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एटम्स जो है डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अब हम जो है रिएक्टेंट साइड में कोएफिशिएंट यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन के सामने। तो जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स पहले से ही मौजूद थे, और जब हम यानी रिएक्टेंट साइड 2 कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन सेम ही 2 एटम्स रहेंगे। तो अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो है सेम हो गए, ठीक है। यानी हाइड्रोजन के 4 एटम्स है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स है। ऐसे ही ऑक्सीजन साइड जो है ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड 2 एटम्स है और जो है प्रोडक्ट साइड भी 2 एटम्स है। तो यानी ये अब इक्वेशन क्या हो गई, केमिकली बैलेंस हो गई। तो बेसिकली यानी आज हमारा जो टॉपिक था वो कि हम यानी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, ठीक है। तो यानी इसमें 2 स्टेप हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन हमें मिली हुई है उसके यानी प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड जो जितने भी एटम्स से पहले हम वो रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कोएफिशिएंट यूज करेंगे, जैसे 2 हो गया, 3, 4, 5, फिर हम यानी इक्वेशन को केमिकली बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।